हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गाइस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 85। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आज का आपका पहला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये आपका डिमोस। ठीक है, कौन सा है? डिमोस है। यहाँ पे याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं फोबोस और डिमोस में। ठीक है, तो फोबोस और डिमोस में अगर आप देखोगे तो दोनों छोटा है, लेकिन दोनों में कंपेयर करोगे तो डिमोस सबसे छोटा है। और ये किसका उपग्रह है? ये है मार्स का। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1861 में। जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, इसका गठन कब हुआ था? कब हुआ था? इसका गठन 1952 में हुआ था। और ये सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होता था जो आपका पंचवर्षीय योजना है उसको लागू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है एशिया हॉकी कप की शुरुआत कब हुई थी? एशिया हॉकी कप, इसका शुरुआत कब हुआ था? कब हुआ था? 1982। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। अगला क्वेश्चन है लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? लुधियाना है सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर मत दो यह कथन किसका है? कर मत दो ये किसने कहा था? जल्दी बताओ, ये किसने नारा दिया था? ये पटेल जी ने नारा दिया था। किसने? पटेल जी ने। ठीक है, पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही कहा था कर मत दो। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, जल्दी बताओ कहाँ है? यह है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में कितना लीटर होता है? कितना लीटर होता है? ये होता है 3.78 लीटर। कितना लीटर होता है? 3.78 लीटर एक गैलन में होता है। अगला क्वेश्चन है नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन कहलाता है सोमनोलॉजी। क्या कहलाता है? सोमनोलॉजी। ठीक है, अच्छा सोमनोलॉजी एक तो है ही, कहीं कहीं आपको और दूसरा भी मिलेगा, यह है हिप्नोलॉजी। क्या है? हिप्नोलॉजी। ठीक है, जिसका ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसकी संभावना तो बहुत कम है दोनों ऑप्शन में दे दे। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया तो आपका आंसर होगा सोमनोलॉजी। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना ये दोनों इसका अध्ययन होता है और दोनों आपके ऑप्शन में एक साथ नहीं रहेगा, इसका चांसेस 90% है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? कौन था? ये था बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, ये था प्रथम मराठा जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की थी? पहली बार तो आप जानते हो कब, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था कालीकट। ठीक है, जहाँ पे राजा जमोरी ने उसकी बहुत ही भव्य स्वागत किया था। अब आपको बताना है दूसरी बार ये भारत कब आया। तो दूसरी बार ये भारत आया था 1502 में। कब आया? 1502 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुस्तक गबन के लेखक कौन है? गबन, ये जो गबन पुस्तक है इसके लेखक कौन है? कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद ने ये बुक लिखा है, बहुत ही फेमस बुक है और आप लोगों को आना चाहिए इसके राइटर का नाम। अगला क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है, आसियान का स्पेलिंग क्या होता है? ASEAN होता है। ठीक है, आसियान।
तो सारा आसियान का स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लो, इसका सही कर देता हूँ मैं, ठीक है, सब जगह स्पेलिंग गलत हो गया है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। आप लोगों को पता चल गया होगा, आसियान से कुछ क्वेश्चंस हैं आज, जल्दी बताओ आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये सबको आता होगा, ये है जकार्ता, ठीक है, कहाँ है, जकार्ता है आसियान का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है। आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों का सर थोड़ा भारी हो रहा होगा, जल्दी बताओ क्या होता है। तो आसियान का पूर्ण रूप चलो मैं बता देता हूँ, ये होता है एसोसिएशन, लेकिन याद रखना, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है, ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, नेशंस। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है आसियान का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है आसियान का चार्टर कब लागू हुआ। आसियान का चार्टर कब लागू हुआ था, कब हुआ था। तो देखो स्थापना और चार्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है दोनों को अलग अलग। तो इसका चार्टर जो है वह 2008 में लागू हुआ, बहुत दिनों के बाद इसका चार्टर लागू हुआ था 2008 में, और इसकी स्थापना कब हो गई थी, 1967 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आसियान में कुल कितने सदस्य हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपको बताना है वर्तमान में टोटल इसमें कितने सदस्य हैं। इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, और ध्यान रखना है आपको भारत इसका मेंबर नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया निम्न में से किसका सदस्य भारत नहीं है, तो वो आंसर जो होता है वहाँ पे आपका आसियान मैक्सिमम बार रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता, ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा तभी आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो दंड संहिता लागू कब हुआ, 1862 में। कब लागू हुआ, 1862 में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। भारतीय दंड संहिता बनकर कब तैयार हुआ था, ठीक है। तो देखो अगर आप थोड़ा सा मिस करोगे तो आंसर गलत करके आ जाओगे। तो ये बन के कब तैयार हो गया था, तो 1860 में, ठीक है, 1860 में ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 1862 में हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम कहाँ स्थित है। रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। कहाँ है, सॉरी पेरिस, ठीक है, पेरिस में स्थित है। पेरिस जानते हो कहाँ है, यह है फ्रांस में। लेकिन अब आपको बताना है रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम जो है यह किस खेल से संबंधित है। रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम ये लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे है, लॉन टेनिस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत का यूरोप से व्यापार मुख्यतः किस जलमार्ग से होता है। भारत और यूरोप का जो व्यापार है वह जलमार्ग से होता है मेनली, लेकिन आपको बताना है किस जलमार्ग से, ठीक है, कौन से नहर है जिससे इसका मेनली जो है व्यापार होता है। तो यह है आपका सुएज नहर। कौन सा नहर है, सुएज नहर, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। तो यह है सुएज नहर जिससे मैक्सिमम जो व्यापार है भारत और यूरोप का, ये आज का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत पुराने समय से यानी ब्रिटिशर्स लोगों से पहले से ये व्यापार चल रहा है और सुएज नहर के थ्रू ही होता है। अगला क्वेश्चन है मीनम बक्कम, ये मीनाम बक्कम है, ठीक है। मीनाम बक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मीनाम बक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मीनाम बक्कम हवाई अड्डा ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, कौन थे, ये थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। कौन थे विंस्टन चर्चिल,
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? किस दिन चढ़ाया गया था? मैं यहाँ पे डेट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डे पूछ रहा हूँ, दिन पूछ रहा हूँ। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो किस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था? तो किस दिन चढ़ाया गया था? तो आप लोगों को पता होगा, फ्राइडे को जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। गुड फ्राइडे ये आपने सुना होगा, इसीलिए फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि फ्राइडे को ही उनको चढ़ाया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार को सूली पर जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अपोलो का मंदिर कहाँ स्थित है? अपोलो का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अपोलो का मंदिर? तो अपोलो का मंदिर जो स्थित है वो डेल्फी में स्थित है। कहाँ स्थित है? डेल्फी में। ठीक है, ये डेल्फी ग्रीस का एक जगह है, वहीं पे अपोलो का मंदिर स्थित है, बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, उसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में माप की मैट्रिक प्रणाली कब प्रभावी हुआ? अभी जो हम मापने का जो पद्धति यूज कर रहे हैं वो है मैट्रिक प्रणाली। आपको बताना है कब से ये लागू हो गया है। ये 1957-58 से लागू हुआ है। ठीक है, 57-58, कई जगह आपको 57 मिलेगा, कई जगह 58 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस रोग किनको होता है? सिलिकोसिस रोग एक तरह का बीमारी है। ठीक है, सिलिकोसिस आपको बताना है ये किनको होता है। तो देखो, ये जो सिलिकोसिस है यह उन लोगों को होता है जहाँ पे सिलिका पाउडर टाइप से बहुत अधिक उड़ता है। ठीक है, यानी ये मेनली माइंस में काम करने वाले को होता है, यानी खानों में काम करने वालों को होता है, या जो लोग स्टोन्स वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, स्टोन्स मतलब ये जेम्स स्टोन्स मत समझना, जो पत्थर वाला काम होता है ना, मार्बल वगैरह जहाँ पे खदान वगैरह होता है, तो वहाँ पे इस बीमारी के होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। कोयले के खदान में भी होने का चांसेस रहता है। अगला क्वेश्चन है, लंगर व्यवस्था किसने चालू की थी? लंगर व्यवस्था किसने चालू किया था? तो लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने चालू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चली पहली ट्रेन इंजन का नाम क्या था? तो वो ट्रेन जो भारत में पहली बार चली 1853 में चली थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, कौन थी ये ब्लैक ब्यूटी? ये थी प्रथम ट्रेन जो भारत में चली थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है गोरखपुर में। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के कुल कितने जोन हैं? अगर टोटल जोन का बात करेंगे तो भारत में टोटल 18 जोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है? यह है केरल का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि। किसकी समाधि स्थल है वीर भूमि? तो राजीव गांधी की। अगला क्वेश्चन है, आंवले के कसैलापन का कारण क्या है? आंवले के कसैलापन का कारण, आंवला जो कसैला लगता है आपको, ठीक है, उसका कारण क्या है? देखो, आंवला बहुत ही अच्छा है। आंवला को डॉक्टर भी कहते हैं, फ्रूट का डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे नेचुरल डॉक्टर पूछा जाए फ्रूट्स में तो उसमें होता है आंवला। ठीक है, और अभी के मौसम में जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम है वो आंवला बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर खाओ। और अभी बताओ, आंवले के कसैलापन का कारण क्या है? क्या है? यह है टैनिन। ठीक है, आंवले में टैनिन पाया जाता है। ठीक है, अप्रॉक्स 29 to 30% इसमें टैनिन पाया जाता है, इसी के कारण ये कसैला लगता है। अगला क्वेश्चन है, पपीता में पीला रंग किसके कारण से होता है? पपीता का रंग जो आप पीला देखते हो किसके कारण से होता है? देखो, बहुत जगह इसका आंसर आपको कैरोटीन मिलेगा, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। कैरोटीन इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कैरिकजेनथीन। ठीक है,
कैरिकजेंथिन एक्चुअली में है क्या, कैरोटीन के साथ और भी कुछ मिला होता है, शायद जेंथिन एक इस तरह का नाम है, वो दोनों मिला हुआ होता है और इसी कारण से इसका रंग पीला होता है। ठीक है, तो कैरिकजेंथिन इसका एक्चुअल रीज़न है जिसके कारण से ये पीला होता है। ठीक है, और कैरोटिनॉइड या कैरोटीन जो है उसके कारण से बहुत सारे फल हैं जो लाल कलर या पीला कलर या ऑरेंज कलर होता है वो मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्पेशली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? क्या है? यह है कैप्सेनीन। क्या है? कैप्सेनीन। ठीक है, ये चरपराहट क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, आपके एग्जाम में भी चरपराहट ही रहेगा। ठीक है, शायद जो आपको मिर्च वो कड़वा लगता है उसी को चरपराहट बोलते हैं। तो मैंने बस इस क्वेश्चन में ही देखा है, ना तो किसी के मुंह से मैंने कभी सुना है चरपराहट, मैंने मिर्च खाया और मुझे चरपराहट लग गया, तो ये मैंने कभी नहीं सुना है किसी के मुंह से। बस इस क्वेश्चन में ही मैं बार बार देखता हूँ, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन थे? ये थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी। अच्छा, बहुत लोगों को मैंने देखा है इनका नाम वो लोग गलत पढ़ते हैं, केसी नियोगी वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये केसी नियोगी नहीं है, केसी नियोगी है। ठीक है, तो लोग केसीन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नाम इनका थोड़ा सा लोग गड़बड़ा देते हैं, कोई बात नहीं, आंसर तो उनको आता ही है ना। अगला क्वेश्चन है, पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1951 में। और वर्तमान में अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? कौन सा है? यह है 15th वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। जनरली ये 5 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कई ऐसे वित्त आयोग भी हैं जो 4 साल के लिए चला है, तो 4 साल 5 साल 6 साल इसी ड्यूरेशन के लिए बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में व्रीहि किस फसल को कहा जाता था? व्रीहि, व्रीहि टर्म प्राचीन काल में किस फसल के लिए यूज होता था? जल्दी बताओ, कौन सा फसल है वो है चावल। ठीक है, चावल के लिए व्रीहि टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कोद्रव शब्द किस फसल के लिए यूज किया जाता था? क्या है फसल का नाम? यह है कोद्रव। कोद्रव, कोद्रव शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में किस फसल के लिए होता था? तो मोटा अनाज जो होता है, ठीक है, मोटा अनाज, हम लोग हिंदी में जिसको मोटा अनाज अभी जानते हैं, ठीक है, मोटा अनाज, इसको बोला जाता था कोद्रव। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के टोटल कितने कमांड हैं? भारतीय वायुसेना के अगर कमांड का बात करेंगे तो आपको बताना है टोटल कितना कमांड है। देखो, थल सेना का मैंने पूरा करवा दिया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा करके, यानी 2 दिन करके मैंने पूरा करवाया है। थल सेना में आपको पता है टोटल 7 कमांड है। उसी तरह से वायुसेना का अगर बात करेंगे हम लोग, तो वायुसेना में भी टोटल 7 कमांड है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर में 7 ना मिले तो आप क्या करोगे? तो आंसर में आपको 5 मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसको लिखो 5 + 2 = 7। ठीक है, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, टोटल 7 कमांड है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में टोटल कमांड पूछ लिया जाता है, वहां पे आंसर आपको 5 मिलता है। ठीक है, लेकिन 5 + 2 7 है। कैसे कैसे है आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा। टोटल कितने ऑपरेशनल कमांड है ये बताओ। वायुसेना में ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? तो वायुसेना में ऑपरेशनल कमांड है 5, और रेस्ट जो बच जाता है उसको हम लोग फंक्शनल कमांड बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल कमांड कितने हैं? ये हैं 2, तो टोटल हो गया 7। तो बहुत जगह जो जनरली वो लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये उनका गलती है, आपका गलती नहीं है, आपका नॉलेज पूरा है। अगर आपको है पता 7, तो वो लोग नॉलेज अपना थोड़ा सा कम कर लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कितना है और ऑप्शन में डाल देते हैं 5। ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से वो भी सही है, आपके हिसाब से आप भी सही रहो। ठीक है, 5 + 2 7 है। 5 है ऑपरेशनल कमांड और 2 है फंक्शनल कमांड। क्लियर है? अब आगे हम लोग उन सब का धीरे धीरे हेड क्वार्टर पढ़ेंगे। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप पहले से सबको याद कर लो। ठीक है, कौन कौन सा कमांड का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब भी आती है तो आप उसको क्या करो ना, आप अगर देख लो अरे ये टॉपिक आज टच हुआ है तो आप उसको पढ़ लो एक बार, ताकि दूसरे दिन आपको मजा आएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे आप जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, इसको मैं कभी ना कभी एमसीक्यूज में भी जरूर लाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, फ्रेम करने का एमसीक्यूज में, ठीक है। तो वो आपका सेट में चला जाएगा, क्लियर है। तो वहाँ भी आपका और बेहतर तरीके से रिविजन हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।